जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्या? कोई क्वेश्चन बताना, कौन सा दिया था? पेंटामोलल वाला। पेंटामोलल। पेंटामोलल का मतलब क्या है? मोलैलिटी कितनी है? 5। पीपीएम निकालना है, ठीक है। सॉल्यूट कौन है? NaOH, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, पीपीएम अपन को निकालना है। पीपीएम कौन सा? W/W, W/V कौन सा? W/W या W/V? W/W निकालेंगे। पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको नोट में कि अगर मोलैलिटी वाला क्वेश्चन है तो W/W मानेंगे। यहां पर आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते, कैसे करोगे सॉल्व? सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पर क्या मानेंगे? W/W अपन को निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे। इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं? 5 moles of NaOH is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? पीपीएम W/W निकालना है ना। ऑल्दो W/W नहीं दे रखा है, पर दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि मोलैलिटी वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या निकालेंगे? W/W निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या है? मास। नीचे भी क्या है? मास। ऊपर किसका मास? सॉल्यूट का मास। नीचे किसका मास? सोल्यूशन का मास। अगर सॉल्यूट के मास की बात करें तो सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं, क्या मास आ जाएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? मोलर मास ऑफ NaOH 40 डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का मास। सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000। सॉल्यूट का मास अभी आपने ऊपर रखा, ये कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। ऊपर भी मास ग्राम में आएगा, नीचे भी मास ग्राम में आएगा। इनटू क्या करूं? 100 या 10⁶? 10⁶। ये हो गया 200/1200। ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁶। ये आंसर है। और कोई दिया था क्या क्वेश्चन? बस एक ही दिया था। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 शुरू कराना है। डेफिनेशन बता दी थी, है ना, समझा भी दिया था, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। बॉटल लेना, भरी हुई मत दो यार, बिन फालतू क्यों वजन उठाऊंगा। अरे हाँ ये कोई बात नहीं, ये तो उठा भी लूंगा। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब मैंने आपको बताया था, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, कहां पे? एनटीपी और एसटीपी पर, उसे बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है। यही डेफिनेशन थी, है ना। इसको मिटा दूं? तो अगर मैं H2O2 के डीकंपोजिशन की बात करूं तो H2O2 डीकंपोज होगा H2O और हाफ O2 में, ठीक है। रिएक्शन मैंने क्या कर दी? बैलेंस कर दी। अब मुझे पता है H2O2 जो है वो क्या है? वीक है, कमजोर है, तो आसानी से ये टूट जाएगा। जो कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये इजीली क्या हो जाएगा? डीकंपोज हो जाएगा। अब ये इजीली डीकंपोज हो गया तो किसमें टूटेगा? H2O और हाफ O2 में, ठीक है। तो 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना भी लीटर ऑक्सीजन मिलेगा एनटीपी और एसटीपी पर, उसे मैं क्या बोलूंगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बोलूंगा। ये बात क्लियर है? अब एक डाउट आएगा, सर एक बात बताओ,
हमेशा अगर अपन H2O2 का 1 लीटर ही लेंगे, हमेशा इसका वॉल्यूम 1 लीटर ही लेंगे, तो 1 लीटर से तो हमेशा अपन को O2 सेम मिलेगी। अगर H2O2 हमेशा अपन 1 लीटर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो हमेशा सेम मिलेगी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब इसको समझना। मान लो मैंने 1 लीटर सोल्यूशन रेडी करा। किसका सोल्यूशन रेडी करा? H2O2 का सोल्यूशन रेडी करा। कितना? 1 लीटर। ठीक है, इस 1 लीटर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने H2O2 के 1 मोल लिए। मतलब जो सॉल्यूशन रेडी करा उसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और इस सॉल्यूशन में मैंने H2O2 कितना डाला? 1 मोल डाला। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखूं तो दिखाई दे रहा है, अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होगा तो O2 आधा बनेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, ये जितना भी खत्म होगा उसका आधा O2 बनेगा। अब ये खत्म कितना हुआ? 1, तो O2 बनेगा आधा। मतलब O2 कितना मोल बनेगा? आधा मोल बनेगा। ठीक है, और याद करो एसटीपी और एनटीपी पर, एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। एसटीपी और एनटीपी पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो O2 कितना बना? आधा मोल। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 लीटर। और डेफिनेशन क्या कहती है? 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना लीटर ऑक्सीजन आएगा उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से कितना लीटर ऑक्सीजन बना? 11.2 लीटर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 11.2 V। ये बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर करा H2O2 का। इस 1 लीटर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहां पर H2O2 के 2 मोल लिए। कितने मोल लिए? 2 मोल लिए। ठीक है, अब अगर इसके 2 मोल खत्म हो रहे हैं तो O2 कितना बनेगा? मुझे पता है ये जितना भी खत्म होगा उसका आधा O2 बनेगा। खत्म कितना हुआ? 2, तो ये बनेगा कितना? 1। और 1 मोल ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 22.4 V। ये बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम अभी भी 1 ही लीटर है पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? डाउट कहां हो? किसने पूछा था? हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। अपन ने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया। 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए H2O2 का मैंने लिए 3 मोल। तो आप मुझे बताओ, अगर इसके 3 खत्म होंगे तो बनेगा कितना? ये 1.5 मोल। और अपन जानते हैं 1 मोल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4, तो 1.5 करेगा 33 पॉइंट। तो 33.6 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी 33.6V। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब अपन को क्या करना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखना है। किसके बीच में देखना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन देखना है। मुझे तो बस एक बात बता दो छोटी सी। 5V वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा? 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। इसका मतलब यही होगा ना? लिखो इसको। Relation between volume strength and molarity of H2O2 solution.
अच्छा इधर देखो, हम बाद में लिखना, है ना। आपने इसका मतलब क्या बताया था? 5V का मतलब होता है 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। कहां पे? एनटीपी और एसटीपी पर। अब अपन को रिलेशन निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। मुझे एक जवाब बताओ, आपको बोल दिया गया है मान लो लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी XV, तो ये XV का मतलब क्या होगा? 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से X लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। कहां पे? मतलब मैं कह सकता हूं 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2, 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 will produce X लीटर ऑफ O2 गैस। कहां पे? एट एनटीपी और एसटीपी। अब दिमाग लगा के जवाब देना। ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुई? X लीटर हुई। कब हुई? एसटीपी और एनटीपी पर। तो क्या मुझे ऑक्सीजन के मोल्स बता सकते हो? बताओ ना, क्या लिखूं? मोल्स ऑफ O2 गैस। याद करो, मोल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितनी ऑब्टेन हुई? X डिवाइड किससे करूंगा? तो मैं कह सकता हूं ये क्या हो जाएंगे? मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुई है उसके मोल आ गए। तो आप मुझे बताओ इसको प्रोड्यूस करने में H2O2 कितना खत्म हुआ होगा? इसका डबल या इसका आधा? डबल होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जितना भी खत्म होगा उसका आधा ये बनेगा। अब ये जितना भी बनेगा उसका दुगुना ये खत्म होगा। मतलब मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ H2O2 किसके बराबर हो जाएगा? X अपॉन 11.2 बोल दूं? ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे निकालना क्या है? मोलैरिटी निकालना है, और मोलैरिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल M से। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ H2O2 पता है मुझे? वॉल्यूम कहां से निकालूं? 1 लीटर। ये रहा 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन की बात हो रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कैपिटल M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया? X अपॉन 11.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1। अब लिखो या मत लिखो एक ही बात है। मतलब मोलैरिटी और X क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन आ गया। अब अगर अपन मम्मी निकाल चुके हैं तो क्यों ना नानी निकाल लें, इसके पूरे खानदान के बारे में पता लगा लें। तो नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन N से। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो एक रिलेशन याद आ रहा होगा, नानी इज इक्वल्स टू मम्मी इनटू। अगर H2O2 की बात करूं, H2O2 की, मुझे एक बात बताओ, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? H2O2 1 या 2? 1 या 2? 2। 1 किसको लग रहा है? 1 कैसे? क्या? तो क्या हो गया? उससे थोड़ी ना देखते हैं अपन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस देखते हैं या OH माइनस देखते हैं, ऑक्सीजन थोड़ी ना देखते हैं। बोलो ना, 1 कैसे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती तो जवाब देंगे। हाँ, कैसे लगा आपको 1? अब 2 लग रहा है। सो व्हाट, आंसर इसका 2 है। वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर नॉर्मली ऐसे ही देखना है ना, हवा में निकालना है, तो हवा में निकालने के लिए ऐसे सोच सकते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कहां से आएगा? हाइड्रोजन से। H से कितना आएगा? +1। ऐसे कितने H? 2, तो +2। नेगेटिव कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन पे -1 है यहां पर ऑक्सी लिंकेज है। पर ऐसे कितने हैं? 2, तो -2। तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया? 2। टोटल नेगेटिव कितना हो गया? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। चाहो तो ऐसे देख सकते हो, है ना। अब रुको तो सही, मैंने
ये बात समझ में आ रही है वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे आया, है ना। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर अगर मैं 2 रखूंगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मम्मी है x/11.2 इंटू 2 करूंगा तो नानी आ गई x/5.6। अब इधर सुनो, ये तो अपन ने जुगाड़ से निकाला वैलेंसी फैक्टर, पर एक्चुअल में अगर बात करें वैलेंसी फैक्टर की, ये समझ में आया ना कैसे निकला। पहले तो ये बता दो, ये मेथड समझ में आया ना, वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे निकला। टोटल पॉजिटिव देख लो, टोटल नेगेटिव देख लो, ऐसे ही तो देखते हैं अपन सॉल्ट के केस में। ऑल्दो ये सॉल्ट नहीं है पर फिर भी अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। पर अगर एक्चुअल मेथड की बात करूं तो वैसे समझने का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये समझ में आ गया, ये ध्यान रखना दिमाग में। अभी एक मेथड बता रहा हूं, अगर वो समझ में ना आए, किसको लगाओगे, मेथड को लगाना है ना, सुनना ध्यान से इसको, है ना। अब अगर मैं यहां पर देखूं ऑक्सीजन किसमें -1 में, यहां पर किसमें -2 में, यहां पे किसमें 0 में, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नजर आ रही है। यही नहीं पता क्या होती है। किसी एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। और याद करो रिडॉक्स चैप्टर में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखा था अपन ने, है ना। पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर निकलेगा ना, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा। वैलेंसी फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है ना, वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती है। एसिड के लिए अलग होती है, बेस के लिए अलग होती है, सॉल्ट के लिए अलग होती है। अगर मैं यहां पर चेक करूं इसको कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, तो मैं यहां पर कैसे डिफाइन करूंगा, डेफिनेशन क्या है इसकी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर H2O2 के सोल्यूशन से जितना ऑक्सीजन मिलेगा उसे बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो यहां पर जो मेन कन्वर्जन हो रहा है वो यहां से लेकर यहां तक हो रहा है। जो मेन कन्वर्जन हो रहा है ना, वो इनके बीच में हो रहा है, जो मेन ट्रांसफर हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर भी अपन यहां से लेकर यहां तक की निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और वहां पर कितना है, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का। पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, H2O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, एक के कारण चेंज हो रहा है 1 का, तो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो 2 के कारण होगा 2 का, वैलेंसी फैक्टर आएगी 2। ये प्रॉपर मेथड है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है ना ये मेथड कैसे होता है। तो कोई भारी भरकम नहीं था पर फिर भी ठीक है। पर अगर कोई पूछ ले अपन से और किसी को पागल बनाना हो, अरे आसान होता है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव आ गया 2, है ना। और अगर कोई ऐसे टेंटे करे, अरे यार ये नहीं होता है, फिर अपनी नॉलेज शेयर करना, कभी भी किसी के सामने पूरा खोल के मत बैठ जाना। नॉलेज का पिटारा कभी मत खुला करो, दबा के रखो। बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया ना। अच्छा अब आगे देखो, तो यहां पर नानी निकल गई, मम्मी निकल गई, तो क्यों ना इनकी स्ट्रेंथ निकालें, कितनी दमदार है ये भी देख लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला देखा था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट से तो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी ये रही, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है H2O2 का 34 होता है, फटाफट निकाल लोगे। पर मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। क्यों ऐसा, क्योंकि नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में आएगा इक्विवेलेंट वेट, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना, तो आपको एक एडिशनल नॉलेज मिल जाएगी कि H2O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ये आपको पता पड़ जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट में तो निकालने में दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34, वैलेंसी फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट 17। ये बात समझ में आ रही है। अब ये 17 यहां पर पुट कर दो, स्ट्रेंथ किसके बराबर आ जाएगी, नॉर्मेलिटी निकाल चुके x अपॉन 5.6 इंटू 17 ग्राम पर लीटर, इसकी यूनिट होती है। अब जब स्ट्रेंथ निकाल ली तो क्यों ना परसेंटेज W/V भी निकालने, है ना। अब इधर सुनना ध्यान से, स्ट्रेंथ से ये निकालनी है, एक रिलेशन होता है इसके बीच में, पर बिना रिलेशन के निकालेंगे। सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, आप ही बताओ, चलो इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं, सेवनटीन एक्स अपॉन 5.6 ग्राम ऑफ
H2O2 is present in 1 liter of solution. मतलब मैं कह सकता हूं फलाना ग्राम 1000 ml में मौजूद है, बोल सकता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं 1000 ml solution contains x upon 5.6 into 17 gram of H2O2, बोल सकता हूं ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट? 1000 ml या 100 ml? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये बात समझ में आती है? परसेंटेज W बाई V का मतलब क्या होता है? 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है? 100 ml में कितना मौजूद है ना? अगर सपोज करो आपसे बोल देता है 5% W बाई V NaOH, तो इसका मतलब क्या होता है? 100 ml में कितना है? 5 ग्राम। मतलब 100 ml में जितना भी ग्राम होगा वही क्या हो जाएगा? परसेंटेज W बाई V हो जाएगा। अगर आपको कोई कह दे 100 ml में 10 ग्राम मौजूद है, तो 10% W बाई V हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? मतलब कह सकता हूं 100 ml में जितना भी होगा वही परसेंटेज W बाई V हो जाएगा, है ना? अब यहां पर देखो 1000 ml में है इतना, तो 100 ml में होगा कितना? निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर 100 ml solution will contain x upon 5.6 into 17 divided by 1000 into 100 gram of H2O2। ये बात समझ में आ रही है? जब इसको सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा x अपॉन 5.6 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम ऑफ H2O2। ये जो मास है ये किस में मौजूद है? 100 ml में। तो अगर ये मास 100 ml में मौजूद है तो ये और कुछ नहीं, परसेंटेज W बाई V ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज W बाई V आ जाएगा x अपॉन 5.6 इंटू 17 बाय 10%। कॉपी करो इसको। लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे? फटाफट लिखो। तो यहां पर अपन ने वैलेंसी फैक्टर जो निकाला है वो किसके बीच में निकाला है? H2O2 से O2 का जब कन्वर्जन हो रहा है उनके बीच में निकाला है। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, O2 में है 0, तो चेंज कितने का हुआ? 1 का। तो एक ऑक्सीजन के कारण चेंज हो रहा है 1 का। H2O2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो चेंज कितने का होगा? 2 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर अपन ऐसे बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाएगा।
लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। यहां पर एक काम करना, ये x क्या है यहां पर? वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया है, लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी XV। x है यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, H2O2 solution used for H2O2 solution used for H2O2 solution used for hair bleaching, H2O2 solution used for hair bleaching is sold as a solution of is sold as a solution of approximately is sold as a solution of approximately 17 gram H2O2, 17 gram H2O2 per 100 ml of the solution, per 100 ml of the solution, full stop. Calculate molarity comma volume strength of H2O2 solution, molarity comma volume strength of H2O2 solution, normality strength percentage W by V, normality strength percentage W by V, सब निकाल लो। अच्छा इधर देखो, एक मिनट, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। देखो इस पूरे टॉपिक में आप पता अल्टीमेटली सिर्फ ये याद कर लो, अगर ये याद कर लिया तो ये सब आ जाएंगे, है ना? तो बताओ नहीं क्या लिखा हुआ है? मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। बोलो ना यार, मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 11.2, मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 11.2, 5 बार। molarity is equals to x upon 11.2, molarity is equals to x upon 11.2, molarity is equal to x upon 11.2, molarity is equals to 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आएगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज W by V आएगा। बोलो, नॉर्मेलिटी आएगी, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज W by V आएगा। पूरा बोलो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x अपॉन 11.2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज W by V आएगा। पूरा बोलो,
बोलो वापस। मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो W/V आएगा। एक और बार बोल दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगा, परसेंटेज W/V आएगा। एक और बार बोल दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करोगे तो परसेंटेज। सॉल्व करो क्वेश्चन को। करो सॉल्व। क्या हो गया? गले सूख गए क्या सबके? मोलैरिटी क्या आ रही है? ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपको मास और वॉल्यूम दे रखा होता है और सब बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें कैसे डालें फॉर्मूले में। मोलैरिटी वाला भी फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वहां से मोलैरिटी निकालो, फिर क्या निकालो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो, और सारी चीजें निकलती चली जाएंगी, है ना। हाँ, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स। मोल को कैसे लिखूंगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास H2O2 का 17, मोलर मास H2O2 का 34, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रख रहा हूं ml में, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा? 10/2, 5 मोलर। ठीक है। सेकंड पार्ट, अपन को यहां पर क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मोलैरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच में फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? m इंटू 11.2। m कितना है? 5 इंटू 11.2। ये हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 2, 56, 56v। थर्ड पार्ट की बात करें, नॉर्मेलिटी। अच्छा, इधर चीज ध्यान देना, यहां पर मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है x अपॉन 11.2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगा, इसको 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेंथ आएगा। ऐसे नहीं इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से। बात समझ में आ रही है? इसको 2 से करोगे तो ये आएगा, इसको 17 से करोगे तो ये आएगा, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो अगर बात करें नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2, 10 नॉर्मल, है ना। फोर्थ पार्ट निकालने का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू 17, नॉर्मेलिटी इंटू 17, ये हो जाएगा 10 इंटू 17। यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर। और लास्ट पार्ट परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10। स्ट्रेंथ कितनी है? 170 डिवाइडेड बाय 10, 17 ग्राम पर, नो सॉरी 17%, 17% बोलेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 100 ml में 17 ग्राम है, मतलब डायरेक्ट परसेंटेज W/V ही है। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल करो, जैसे भी करना है, उल्टा करो सीधा करो, आंसर जरूर आएगा। अब इधर देखो एक बार, चैप्टर का नाम क्या है? पर अभी तक अपन ऐसा लग रहा था मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, है ना। एक चीज मैं बताता हूं आपको इस चैप्टर की खास बात, ये चैप्टर पता है एक्चुअल में बहुत हार्ड है, पर अगर आप ढंग से सुनोगे ना और समझोगे और लेक्चर अटेंड करोगे, केमिकल काइनेटिक्स से भी इजी चैप्टर है ये। केमिकल काइनेटिक्स इजी था हार्ड था? बहुत इजी था ना, उससे भी ज्यादा इजी चैप्टर है अगर ढंग से सुन लिया तो। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियसली बोल रहा हूं। यहाँ पर फॉर्मूले के भी लफड़े नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है यार, ये बात कौन कर रहा है यहाँ पर?
ये अगर ढंग से चैप्टर सुन लिया ना, कॉन्सेप्चुअली भी बहुत जबरदस्त है। आप डेली लाइफ से इसको रिलेट भी कर सकते हो, कराऊंगा रिलेट, सॉल्यूशंस को भी कराऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी रिलेट कराऊंगा डेली लाइफ से। बहुत सारी चीजें तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेली लाइफ में सोचोगे अच्छा ऐसा होता था ना, हाँ ये आंसर होगा, ऐसा हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब सोल्यूशन में दिक्कत पता है सबसे ज्यादा क्या आती है, क्यों हार्ड होता है ये? कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो दो चीजें करनी होती है उस क्वेश्चन में अपन को। पहले तो अपन को उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना होता है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, फिर अपन वो कॉन्सेप्ट समझकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो दो चीजें होती हैं, एक तो फॉर्मूला अप्लाई करना, और उस फॉर्मूले में जब अपन वैल्यूज पुट करते हैं उसकी कैलकुलेशन करना। दो पार्ट होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, दो पार्ट करने होते हैं। एक तो अपन को फॉर्मूला फिगर आउट करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा अपन को उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन पुट करनी होती है। वो चीज यहां पर करनी पड़ेगी सोल्यूशन चैप्टर में। सबसे पहले तो अपन को फॉर्मूला फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले के लिए अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि भाई फॉर्मूले में जो जो टर्म्स हैं उनके मतलब क्या हैं, उनके टर्म्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो जो फॉर्मूला आया है तो आया कहां से, उसका डेरिवेशन क्या है, वो सारी चीजें अपन को सोल्यूशन चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला फिगर आउट कर लिया। अब फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे और कैलकुलेशन करोगे, जो भी कैलकुलेशन अभी अपन ने करी है पिछले 2-3 लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स की, वो सारी वहां पर करनी पड़ती है। सिर्फ फॉर्मूला फिगर आउट करना ही यहाँ पर सफिशिएंट टास्क नहीं है इस चैप्टर में। फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे ना, तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होंगी। तो अपन ने क्या करा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो जो सेकंड पार्ट होता है ना, लास्ट वाला पार्ट, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना और कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन प्रोसीड करना, वो कर लिया अभी अपन ने। अब एक्चुअल मीन्स से सोल्यूशन चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला के बारे में अपन को देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना है, फॉर्मूले में जो टर्म्स इन्वॉल्व है उनके बारे में समझना है। तो उसके लिए अपन को अब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक्चुअल मीन से सोल्यूशन चैप्टर शुरू हो रहा है। अब अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। उसमें से सबसे पहले आती है रॉल्ट्स लॉ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ अपन यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ के दो केस देखते हैं, केस 1 और केस 2, और डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके बाद अपन यहां पर देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अपन आगे जानेंगे इस चैप्टर में, तो ये देखते हैं अपन। तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब रॉल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। पर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की थ्योरी। आइडियल नॉन आइडियल गैस नहीं बोल रहा हूं, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की थ्योरी। और हर दूसरे से तीसरे साल में वहां से आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की थ्योरी से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ समझ लेना ध्यान से, क्योंकि एक बार रॉल्ट्स लॉ समझ में आ गया, ये पीछे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सब शटाशट समझ में आएगी और बहुत फिर तेजी से चैप्टर भागेगा। और अगर रॉल्ट्स लॉ नहीं समझा ना, पूरा चैप्टर गोल है। फिर दो दो तीन तीन तरीके से समझाऊंगा रॉल्ट्स लॉ, प्रैक्टिकली मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके से समझाऊंगा, समझ लेना ध्यान से, है ना। अब रॉल्ट्स लॉ में पता है दिक्कत क्या है, अगर मैं डायरेक्ट रॉल्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा ना समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। रॉल्ट्स लॉ में एक टर्म यूज होती है जिसे अपन कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले अपन को यह जानना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। एक बार वेपर प्रेशर समझ में आ गया तो रॉल्ट्स लॉ समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर। जैसे मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था ना कि अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। भाई अपन को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ऑल्दो आपको इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी पहले दिन जब मैं आके बोल रहा था, पर कम से कम मेरा जो कोर्स ऑफ पाथ है, जो मेरा डायरेक्शन है, मैं किस डायरेक्शन की तरफ मूव करूंगा, वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहां पर देखेंगे रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ को पढ़ने के लिए अपन
को वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर इसके आगे बताऊंगा कैसे कैसे अपन मूव करेंगे। सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात करें। मुझे बताओ ना, वेपर प्रेशर पहले सुन रखा है नहीं सुन रखा? तो क्या मतलब होता है जब आपने सुन रखा है इसको? तो सॉरी, हाँ हाँ, क्या होता है वेपर प्रेशर? क्या बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो। प्रेशर जो वेपर से बने, बिल्कुल सही डेफिनेशन दी इन्होंने, पर थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से मतलब प्रेजेंट करूंगा, है ना। बिल्कुल सही बोल दिया इन्होंने एक बार में ही। वेपर जो मारे प्रेशर, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। अरे यही तो होता है, और क्या होता है। अब कोई अंग्रेजी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, अरे वही तो हुआ हिंदी में। वेपर जो मारे प्रेशर, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? पर हंसने वाली कोई बात नहीं। अगर सेकंड क्लास वाले बच्चे से भी पूछोगे ना, बेटा ये बताना है वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, वो भी ये बोलेगा वेपर जो मारे प्रेशर, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब आप अपने आप को देखो, बड़े हो चुके हो आप, तो डेफिनेशन को भी थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मुलेट और मोल्ड करेंगे ना। हाँ मतलब तो यही होता है। अभी पूरा टॉपिक खत्म कराऊंगा ना, अल्टीमेटली मतलब यही निकलेगा, वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करेंगे, है ना। मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर छोड़ो, पहले तो एक बात बताओ, ये जो वेपर प्रेशर टर्म है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए? वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए। ये बात समझ में आती है? अच्छा एक बात बताओ, ये वॉलेटाइल होते कौन है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो। एक सेकेंड, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो वो वॉलेटाइल? जिनका बॉइलिंग पॉइंट, तीन चार जगह से बॉइलिंग पॉइंट सुन रहा हूं मैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो वो वॉलेटाइल, और ज्यादा हो तो नहीं होंगे वॉलेटाइल। जो विस्कस बहुत कम हो, वाह 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 वाह। हाँ और कोई? हाँ आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट पे भी बातें आ रही हैं। हाँ हाँ, किसमें भी डिफ्यूज हो जाए? आपको कमेंट पास करने की जरूरत नहीं है, अगर आप में इतना है तो मुझे बता दो। हाँ बोलो, दो तीनों बोलो, बोलो बोलो क्या होता है वोलेटाइल, क्या होता है बताओ। और जो हार्डली करे वो? नहीं बोलो ना, इजी कर ले, इजीली कर ले, और जो मुश्किल से करे फिर वो नॉन वोलेटाइल होगा, और जो करे ही नहीं उसकी कैटेगरी अलग। वाह 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 वाह। अब सुनो इधर, जब नहीं पता हो ना आंसर, तो जो उसको मोटिवेट करो, कम से कम वो बोल तो पा रहा है, भले ही गलत बोले, सीखने के लिए तो आए हैं अपन। जब सिखा सिखाया होता तो 1.25 लाख देते क्या? अब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वोलेटाइल सुन लेना। ये हार्डली, इजीली, ये फालतू की चीजें ही हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लूंगा ना, वही नहीं पता होगी आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। आप ये बोलोगे टेम्परेचर एट विच समथिंग स्टार्ट्स बॉइलिंग। सुनो इधर, इतनी भारी भारी वर्ड्स मत यूज करा करो। अगर मैं ऐसे भारी भारी वर्ड यूज करके पढ़ाने लग गया, आप लोग पता नहीं कहीं और ही नजर आओगे। सुनना ध्यान से, वोलेटाइल का मतलब होता है खुला छोड़ने पे जोड़ जाए। वोलेटाइल, खुला छोड़ने पर जो उड़ जाए वो वोलेटाइल। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये मुश्किल से उड़े, आसानी से उड़े, अरे कैसे भी उड़े पर उड़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के डेफिनेशन पता है? मुझे बताओ, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल होता है। कपड़े धोते हो, क्या 100 डिग्री पे सुखाने जाते हो? बोलो ना। पोछा लगाते हो तो क्या 100 डिग्री पे लगाते हो? आपके अकॉर्डिंग वाटर रूम टेम्परेचर पे नॉन वोलेटाइल है, मतलब यहाँ पानी डोलो तो जिंदगी भर पानी ही रहेगा यहाँ पर। अब तो पता ही है ना, बता दी।
तो अगर मैं वॉलेटाइल की बात करूं तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताइए, खुला छोड़ने पर जुड़ जाए वो वॉलेटाइल। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वॉलेटाइल होता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे भी वॉलेटाइल होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे भी वॉलेटाइल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वॉलेटाइल होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे होता है, चैप्टर अभी शुरू करेंगे अपन, है ना, चैप्टर में ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है वॉलेटाइल की, खुला छोड़ने पे जुड़ जाए वो वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल कौन होंगे? खुला छोड़ने पे जो ना उड़े वो नॉन वॉलेटाइल। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर का ग्लास मैं यहाँ पर रख देता हूँ और 3-4 दिन बाद देखता हूँ, तो उसका वाटर का जो ग्लास है उसमें जो लेवल होगा वाटर का वो बढ़ेगा या घटेगा? मतलब वाटर क्या है? वॉलेटाइल। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शुगर को अगर मैं खुला छोड़ दूं तो क्या उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। तो शुगर क्या है? नॉन वॉलेटाइल। ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो वेपर प्रेशर टर्म है ना, ये किनके लिए अप्लाई करेंगे अपन? वॉलेटाइल के लिए अप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है। मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया? वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया। अब मुझे पता है वॉलेटाइल है, मतलब मैं कह सकता हूं क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। ये क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। और अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं? वेपर प्रेशर के बारे में रहे हैं, है ना, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, ये बनाएगा वेपर। अब ये जो वेपर्स हैं ये तो उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? तो क्या कभी वापस आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर अगर वेपर ही नहीं रहेंगे तो प्रेशर कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो क्या करूं? ढक्कन लगा दूं? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने लिड लगा दी ताकि ये जो वेपर्स हैं ये इंटैक्ट रहे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर वोलेटाइल लिक्विड है, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम होगी? सेम होगी क्या? नहीं, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, और जिसकी ज्यादा होगी वो चाहेगा लिक्विड सरफेस को छोड़ना। किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी और इसी में से किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, मैं कह सकता हूं वो कहां पर जाना चाहेंगे? वेपर फेज में जाना चाहेंगे, वो वेपर्स बनाना चाहेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं गैस की एनर्जी होती है ज्यादा, लिक्विड की एनर्जी होती है कम। तो यहां पर क्या होगा? एक फिनोमेना शुरू हो जाएगा जो सरफेस फिनोमेना कहलाता है, दैट इज इवेपोरेशन। यहां पे शुरू हो जाएगा इवेपोरेशन। ये बात समझ में आ रही है? अब धीरे 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 यहां पर क्या बनने लगेंगे? वेपर्स बनने लगेंगे, है ना। अब मुझे पता है यहां पर क्या है? वेपर्स। वेपर्स मतलब मैं कह दूं गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब मुझे पता है यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे तो इनके बीच में कोलिजन शुरू हो जाएगा। और याद करो, कोलिजन थ्योरी में अपन ने देखा था गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन कितने होते हैं? 10 टू द पावर 25 टू 10 टू द पावर 28 कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। ढेर सारे होते हैं। और अपन जानते हैं जब जब कोलिजन होता है तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। कोलिजन होगा तो किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, किसी की कम होगी, और जिनकी कम होगी वो वापस से यहां से लिक्विड में आना चाहेंगे। कोलिजन के कारण किसी की एनर्जी बढ़ी, किसी की कम होगी, जिसकी कम होगी वो वापस से लिक्विड सरफेस एरिया पे आना चाहेंगे, वो वापस से लिक्विड फेज में आना चाहेंगे। तो एक और फिनोमेना यहां पर शुरू हो गया थोड़ी देर बाद, दैट इज कंडेंसेशन। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले शुरू क्या हुआ था? इवेपोरेशन शुरू हुआ था। और इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है, पूरे सरफेस से हो रहा था। थोड़ी देर बाद कौन सा फिनोमिना शुरू हो गया? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी क्या हो रहा है? पूरे सरफेस पे हो रहा है। ठीक है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। और इस स्टेट पर मैं कह सकता हूं ये जो सिस्टम है ये कहां पर आ चुका है? इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। अब आप मुझे बता रहे हो ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टैब्लिश हुआ? लिक्विड और वेपर के बीच में स्टैब्लिश हुआ। इक्विलिब्रियम किसके बीच में हुआ? लिक्विड और वेपर के बीच में। तो आप मुझे बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तब भी इवेपोरेशन तो हो ही रहा होगा और कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब ध्यान से सुनना, जैसे ही यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, जैसे ही यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड सरफेस पर
जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जितने भी यहां पर वेपर्स हैं, ये इस लिक्विड सरफेस पर जितना प्रेशर लगा रहे हैं उसे ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज भी मैंने यही बोला था कि वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, पर कब मारे? डायनामिक इक्विलिब्रियम पर मारे। अब कंप्लीट हो गई डेफिनेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अगर वेपर प्रेशर को डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, पर कब मारे? पर ऐसे लिख नहीं सकते यहां पर अपन कि वेपर जो मारे प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर, और कब मारे? तो ऐसे लिखेंगे तो केमिस्ट्री को शर्म आ जाएगी। और अगर कोई आपकी किताब पढ़ेगा, यहाँ कुछ मारा मारी की बात हो रही है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? लिखो इसमें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर। फटाफट लिखना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर when liquid and its vapor, pressure exerted by vapor when liquid and its vapor are in dynamic equilibrium, pressure exerted by vapor when liquid and its vapor are in dynamic equilibrium is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। ठीक है? अब यहां पर इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टैब्लिश हुआ? लिक्विड और इन्हीं के वेपर्स के बीच में। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा? एनर्जी लेके या देके? तो लेकर होगा। तो मुझे बताओ एंडो या एक्सो? एंडोथर्मिक होगा प्रोसेस। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। अब इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होगा तो क्या मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूं? केपी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इसको बोलूंगा केपी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट को देखूं तो प्रोडक्ट कौन है? वेपर। किसके टर्म्स में लिखना है इसका एक्टिव मास? प्रेशर के टर्म्स में। मतलब मैं कह सकता हूं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर या प्रेशर ड्यू टू वेपर, बोल सकता हूं ऐसे, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में है प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है। ये बात समझ में आ रही है? अब आप खुद ही देखो, केपी किसके बराबर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। कहां पर? डायनामिक इक्विलिब्रियम पर। ध्यान से सुनना, केपी किसके बराबर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये अल्टीमेटली है क्या? वेपर प्रेशर ही तो है ये। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं केपी किसके बराबर है? वीपी के बराबर है। केपी किसके बराबर है? वेपर प्रेशर के बराबर है। और वीपी किसके बराबर है? केपी के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं केपी किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करने में टाइम कम लगाता है, पर इक्विलिब्रियम स्टेट कभी भी चेंज नहीं करता है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना? अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख दूं, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख दूं, तो आप मुझे बताओ केपी कांस्टेंट होगा। और अगर केपी कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर? बोल सकता हूं ऐसे? क्लियर है बात सभी को? तो एक चीज और समझ में आ गई यहां से मुझे, कि जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करूंगा तो केपी चेंज होगा, केपी चेंज होगा तो वीपी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वेपर प्रेशर का एक फैक्टर पता पड़ गया, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अलग अलग लिक्विड के लिए क्या वेपर प्रेशर सेम होगा? अलग अलग लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा? डिफरेंट होगा।
मतलब एक और फैक्टर पता पड़ गया, वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? लिख लिया ये? फटाफट लिखो यार, क्या देख रहे हो, फटाफट चालाकी से लिखते रहा करो आप लोग। फटाफट लिखो यार, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। कितना आराम से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इतना सा पढ़ाया मैंने 20 मिनट में। हाँ, मैं पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज क्यों करूं? पार्शियल प्रेशर कब यूज करते हैं बताओ फटाफट 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 फटाफट। गैसेस, लड्डू, हाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, यहाँ तो एक ही है, तो क्यों बोलूं? लिख लिया? लाइन लिखेंगे एक। लिख लिया? इसमें एक लाइन लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड्स ऑन, इसको लिखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, काट के मत लिखो, यूं करके लिखो ना यार, यूं करके लिखते हैं ना, यूं करके। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मेनली डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। पहला पॉइंट लिखना नेचर ऑफ लिक्विड, पहला पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पहला पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब किसी भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले समझेंगे नेचर ऑफ लिक्विड को। मुझे एक बात बताओ, अलग अलग लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग होंगे, तो जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, दिमाग लगा के जवाब देना, जिस लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, वीक है, वहां पर वेपर ज्यादा बनेगा या कम? ज्यादा वेपर बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूं जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे वहां पर वेपर क्या बनेगा, ज्यादा। मतलब कह सकता हूं इवेपोरेशन भी होगा ज्यादा, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमेना है ना। अब अगर वेपर बनेगा ज्यादा तो ज्यादा वेपर्स ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड सरफेस पर। अब अगर वेपर बनेगा ज्यादा तो लिक्विड सरफेस पर प्रेशर भी लगेगा ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी आएगा। ये बात समझ में आती है? एक मस्त लाइन बन गई, जवाब देना दिमाग लगा लगा के। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं कम, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं कम, तो आप मुझे बताओ ज्यादा बनेगा वेपर या कम बनेगा वेपर? अगर ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा प्रेशर, तो ज्यादा होगा। क्लियर है बात सभी को? चलो उल्टा करके खींचते हैं। मुझे एक बात बताओ,
अगर किसी लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, तो आप मुझे बताओ वेपर ज्यादा बनेगा या कम? अगर कम बनेगा वेपर तो कम लगेगा, तो कम होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो लाइन लिखना, लिक्विड्स हैविंग, नेचर ऑफ लिक्विड में ही लिखेंगे अपन, है ना? नेचर ऑफ लिक्विड में ही लिखेंगे, लिक्विड्स हैविंग लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, liquids having less intermolecular forces, liquids having less intermolecular forces, liquids having less intermolecular forces will have more vapor pressure, will have more vapor pressure, will have more vapor pressure. Next factor है temperature, nature of liquid और दूसरा है temperature. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप ही जवाब दो मुझे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप मुझे बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा? पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जवाब देना, क्यों बढ़ेगा? मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम हो जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, वेपर ज्यादा बनेगा या कम? अगर ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात है, अंधेरे में भी दिमाग चल रहा है। बात समझ में आ गई ना? एक तरीका तो समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्यों बढ़ा। ठीक है, एक और मेथड से समझ सकते हैं अपन। याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चटोरी प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला था? टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा या लिक्विड? अगर ज्यादा बनेगा वेपर तो ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना? है ना? तो एक और तरीके से अपन ने देख लिया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर? बोल सकता हूँ ऐसे? बिल्कुल नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। लड्डू एक्सो एंडो, वो एक्सो हो सकता है क्या? नहीं बोलो ना। लिक्विड अगर गैस में जाएगा तो क्या छोड़कर जाएगा एनर्जी? अगर एनर्जी छोड़ के जाएगा तो ठंडा पड़ जाएगा, तो भाप में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? सुनना ध्यान से, टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही नहीं पता है, और एग्जामिनर जो है ना वो आपके साथ खेल खेल लेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड से ही, खेला खेबो। अच्छा इधर खोबे खेबो जो भी, इधर देखो। अच्छा इधर देखो, समझना इस चीज को, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर जो है उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है, इनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता है मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर को करोगे डबल तो वेपर प्रेशर भी होना चाहिए डबल, पर ऐसा नहीं होता यहां पर। बात समझ में आ रही है? अगर टेम्परेचर को करोगे आधा तो वेपर प्रेशर भी होगी आधी, ऐसा नहीं होता है यहां पर। यह बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता, पर ऐसा नहीं होता यहां पर। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और इसके बारे में जो रिलेशन दिया था वो दिया था क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने। क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने अपनी इक्वेशन की मदद से
इनके बीच में रिलेशन समझाया था और यह बताया था कि इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं, लॉगरिथमिक रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने अपने आप को सम्मान करके एक इक्वेशन का नाम दे दिया क्लॉसियस क्लेपेरॉन्स इक्वेशन। इन्होंने अपने आप को ही सम्मान दिया और इक्वेशन का नाम क्या रख दिया, क्लॉसियस क्लेपेरॉन्स इक्वेशन। और इक्वेशन बहुत जानी पहचानी है, आपको पता है, बताने की कोशिश करना। log P2 upon P1 is equals to delta H VAP upon 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मुझे एक बात बताओ, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन देखने से पहले ही आप इक्वेशन बताने लग गए तो इंटेलिजेंट कौन आप ही क्लॉसियस? अब ये जानी पहचानी लग रही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में वेंट हॉफ पढ़ी थी, केमिकल काइनेटिक्स में अरेनियस पढ़ी थी और सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन। ये मॉड्यूल में ऑल्दो नहीं दे रखी है पर 2016 में नेट में इसका डिफरेंशियल फॉर्म पूछा गया था आपसे, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन ने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताया था और ये बोला था कि ये लीनियर रिलेशन होल्ड नहीं करते, ये लॉगरिथमिक रिलेशन होल्ड करते हैं। इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरेनियस इक्वेशन पढ़ी थी, यहां पर K2 अपॉन K1 था और यहां पर T1 है ना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 था। मुझे बताओ वहां पर अरेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता था या घटता था? अरेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता था। तो यहां पर भी तो कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो P है ये और कुछ नहीं वेपर प्रेशर है, ये भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़िया ना? वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा और P1 P2 क्या है, वेपर प्रेशर है। क्लियर है बात सभी को? इसको कॉपी करो फटाफट। डेल्टा एच वैप, ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऑफ लिक्विड, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। और करके यहां पर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहा हूं, इधर देखो एक मिनट। अरेनियस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म अपन ने देखा था, उसी को रिलेट करते हुए इसका डिफरेंशियल फॉर्म अपन को बनाना है। अरेनियस इक्वेशन में क्या था, डी एल एन के अपॉन डी टी, के की जगह यहां पे क्या लिखूंगा, पी, तो ये हो जाएगा डी एल एन पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर होता था। ई ए की जगह यहां पर क्या है, डेल्टा एच वेप अपॉन आर टी स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, कॉपी करो। इसे कहते हैं क्लॉसियस क्लेपेरॉन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन्स, क्लेपेरॉन्स इक्वेशन, क्लॉसियस क्लेपेरॉन्स इक्वेशन। लिख लिया? अब एग्जामिनर इसको यूज करने के लिए नहीं बोलेगा आपको, सिर्फ एक्सप्रेशन आपको याद रखना चाहिए। डिफरेंशियल फॉर्म और क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये किस बात पर डिपेंड करता है? दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा?
नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर। मतलब मैं कह सकता हूं दुनिया में जितने भी फैक्टर्स होंगे इसके अलावा उन पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो आप मुझे बताओ जो वेपर प्रेशर है क्या अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा? और अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं कर रहा है मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये बात समझ में आ रही है? मतलब वेपर प्रेशर सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है? नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, ये मैं डाल दूं, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर of a pure liquid does not depend on, vapor pressure of a pure liquid does not depend on size of container, comma size of container, comma amount of liquid and size of container, comma amount of liquid and space available for vapors, and space available for vapors। इसको देखना। अच्छा ये पॉइंट तो समझ में आता होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ दो ही बातों पे डिपेंड करता है। मतलब मैं कह सकता हूं साइज ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना? इसको अपन समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? मुझे एक बात बताओ, यहां पर कितने कंटेनर नजर आ रहे हैं? वो जो तीन है, एक दो तीन, इन दो को मैंने चिपका रखा है, पास पास रख रखा है, तो ये थोड़ी ना ऐसे एक हो जाएंगे, ये अलग अलग ही रहेंगे ना ये, है ना? अब आप यहां पर देखो, तीनों कंटेनर की साइज सेम है, इसमें लिक्विड का नेचर सेम है, लिक्विड का अमाउंट सेम है, स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर भी तीनों में ही सेम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सभी के सभी क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है मतलब ये क्या बनाएंगे? वेपर बनाएंगे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर ये प्रेशर भी लगाएंगे तो वेपर प्रेशर भी आएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये क्या है? वेपर्स है। वेपर्स मतलब गैस, और गैसेस के लिए मैं एक इक्वेशन यूज कर सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकता हूं। ये किसके लिए यूज करेंगे? गैस के लिए, है ना? और यहां से जो प्रेशर आएगा निकलकर, ये और कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? यहां से जो प्रेशर निकलकर आएगा वो और कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ही होगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, मान लेते हैं इस वेपर फेज में गैस के मोल है n, वॉल्यूम है v, तो यहां पर भी मोल होंगे n, वॉल्यूम होगा v, मोल होंगे n, वॉल्यूम होगा v। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करूं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, यही होगा वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैंने क्या करा, बड़ी चालाकी से बिना इन दोनों को पता पड़े इनकी दूरियां हटा दी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर भी वेपर प्रेशर निकालना चाहता हूं, यहां पर भी वेपर प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो मैंने मान लिया वेपर प्रेशर है P डैश, वॉल्यूम है V डैश, मोल है N डैश इंटू आर टी। आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर सभी का क्या रख रखा है? सेम रख रखा है। बात समझ में आ रही है? तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पर? P डैश इज इक्वल टू N डैश आर टी अपॉन V डैश। बोल सकता हूं ऐसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, N डैश की वैल्यू क्या होगी? V डैश की वैल्यू क्या होगी? तो क्या मैं बोल सकता हूं P डैश इज इक्वल टू 2n r t अपॉन 2v, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, P डैश की वैल्यू आ गई nRT बाय v। क्या मैं इसको P के बराबर पुट कर सकता हूं? मतलब कह सकता हूं साइज ऑफ कंटेनर अगर अलग है,
अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर अलग है, स्पेस अवेलेबल फॉर वेपर अगर अलग है, वेपर प्रेशर इन पर डिपेंड नहीं करता। दोनों कंटेनर का वेपर प्रेशर सेम आ रहा है। वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर जो कि दोनों में सेम है, और नेचर ऑफ लिक्विड जो कि दोनों में सेम है। इसलिए वेपर प्रेशर भी दोनों जगह सेम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी? ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंट लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब यहां से एक बहुत जबरदस्त पॉइंट निकल कर आता है। पॉइंट क्या निकल कर आता है कि जो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर मैं यहां पर बोलूं इस बोतल में प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड मतलब मान लो वाटर है, इस बोतल में क्या है? वाटर है, प्योर वाटर है, और मान लो वाटर है 1000 ml। वाटर कितना है? 1000 ml। इसको मैंने बहुत लंबे समय तक के लिए ऐसे छोड़ दिया, तो मैं कह सकता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जैसे ही डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो 1 लीटर के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा। 1 लीटर के कारण कुछ ना कुछ यहां पर वेपर प्रेशर आ रहा होगा। तो 1000 ml के कारण प्योर वाटर में कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा है। अब मैंने क्या करा? दूसरी बोतल ली, इसमें वाटर का वॉल्यूम है 500 ml। वाटर का वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा, यहां पर भी 1000 ml के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। दोनों का वेपर प्रेशर सेम या डिफरेंट? सेम होगा। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर सेम रहेगा, और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि अमाउंट कितना है। मतलब मैं कह सकता हूं कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप वाटर लो 1000 ml, 500 ml, 800 ml, 100 ml, सभी का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स टेम्परेचर पे क्या रहता है? फिक्स रहता है, और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट कितना है। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। यह है वाटर, ठीक है, क्या है? प्योर वाटर है, इसके कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा। अब मैंने क्या करा? इस प्योर लिक्विड वाटर में दूसरा लिक्विड मिला दिया। क्या कर दिया? दूसरा लिक्विड मिला दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं अब जो इसमें वेपर प्रेशर होगा, अब जो इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें वाटर का कितना अमाउंट है और दूसरे लिक्विड का कितना अमाउंट है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। अभी अपन ने वाटर लिया, कोई सा भी एनोनिमस लिक्विड ले लिया, ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड ए वॉलेटाइल है, इसके कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा। लिक्विड बी भी क्या है? वॉलेटाइल है, इसके कारण भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आ रहा होगा। दोनों अपने अपने प्रेशर लगा रहे होंगे, और दोनों क्या है? अभी प्योर स्टेट में है। अब एक बात मुझे बताओ, जब लिक्विड ए में मैं लिक्विड बी मिलाता हूं, लिक्विड ए में जब मैं लिक्विड बी मिलाता हूं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा? बी मिलाने पर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो केपी चेंज हो जाएगा, और केपी चेंज हो गया तो बीपी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जब किसी लिक्विड ए में अपन लिक्विड बी मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था रॉल्ट्स ने। किसकी मदद से? अपने लॉ की मदद से, जिसे अपन बोलते हैं रॉल्ट्स लॉ। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें लिक्विड ए का कितना अमाउंट है और लिक्विड बी का कितना अमाउंट है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? हेडिंग डालेंगे रॉल्ट्स लॉ। अब रॉल्ट्स लॉ में डायरेक्टली नहीं लिखाऊंगा आपको, क्योंकि अगर लॉ डायरेक्टली लिखा दूंगा तो इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं लॉ आप ही खुद बताओ, है ना? तो अपन क्या करेंगे, नीट और लेबल डायग्राम की मदद से दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करेंगे, है ना? और जैसे ही पिक्चर क्रिएट होगी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी, देखना आप खुद जवाब देने लगोगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो रॉल्ट्स लॉ। इसको वैसे तो ऑल्दो अपन नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, पर फिर भी हेडिंग डाल दो रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स की स्पेलिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखनी है,
जो इसके मम्मी पापा ने सेट करी थी वही लिखनी है। रॉल्ड्स लॉ, RAOULTS, रॉल्ड्स लॉ। और यहां पर अपन दो केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर दो केस पढ़ेंगे अपन। पहला केस का नाम है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। इसके बारे में बात करने से पहले एक काम करते हैं, इसका मतलब भी जान लेते हैं, है ना। ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये नेक्स्ट क्लास में वापस से मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान देना कि अपन इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि अपन को कोई भी सब्सटेंस का नाम ले और अपन नाम सुनते ही पहचान ले कि ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। नहीं, इतने बड़े ज्ञानी नहीं है अपन। तो यहां पर इस चैप्टर में अपन को पता है क्या करना है। एक यहां पर फिक्स्ड कन्वेंशन है कि जो भी लिक्विड है वो वोलेटाइल है, ये मान लेना। और जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है, ये भी मान लेना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, ठीक है, और ये लिक्विड रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को। ठीक है, अब भले ही ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करें या सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्या है, लिक्विड है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो अभी यहां पर दिखाई दे रहा है सॉल्यूट क्या है, लिक्विड। अगर सॉल्यूट लिक्विड है मतलब इसका नेचर क्या है, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। मतलब यहां पर इस केस में सॉल्यूट क्या है, वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट भी क्या है, वॉलेटाइल है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपने इसको। मॉड्यूल में अब कंसंट्रेशन टर्म्स तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर देना, है ना। थैंक यू।